चलिए, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का काव्य खंड जो चैप्टर 9 है, पाठ का नाम है हमारी नींद। चलिए इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले लेखक का जुनी पढ़ते हैं। तो हमारी नींद कविता के कवि बीरेंद्र डंगवाल जी है। इन्होंने एक कविता लिखे हैं जिनका नाम है हमारी नींद। इसी को आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। हमारी नींद के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हम सोते हैं इसे क्या कहते हैं नींद कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं। यह कवि बीरेंद्र डंगवाल जी जो है, इस अपने कविता में मनुष्य पर व्यंग मारा है कि मनुष्य जो है पूरा जीवन अपने आराम में, नींद में ही बिता देता है, लेकिन इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं वो हमेशा क्या करते रहती है, प्रगति करते रहती है, वृद्धि करते रहती है, विकास करते रहती है। लेकिन मनुष्य इतना तेज जीव होते हुए भी आराम में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, नींद में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। चलिए और विशेष रूप से क्या कविता के माध्यम से कवि बताए हैं मनुष्य पर क्या व्यंग मारे हैं, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। बहुत मस्त क्लास होने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है जब पढ़ाएंगे। तो कह रहा है यही हमारा बीरेंद्र डंगवाल जी जो है, आप लोग चित्र में भली भांति देख रहे होंगे, बुक में भी जो है इनका चित्र आपको दिया होगा कि बीरेंद्र डंगवाल प्रमुख समकालीन कवि बीरेंद्र डंगवाल का जन्म जो है 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। आपसे कोई पूछ देगा बीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ है, तो 5 अगस्त 1947, यानी कि इन्होंने आज़ादी के 10 दिन पहले जो है इनका जन्म हो चुका है था। इनकी आज़ादी कब हुआ है, 15 अगस्त 1947। इनका जन्म कब हुआ है, 5 अगस्त 1947, यानी कि आज़ादी के 10 दिन पहले जब इनका जन्म हुआ उसके 10 दिन बाद देश आज़ाद हो गया। कहाँ हुआ तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। यानी कि आपसे पूछ देगा बीरेंद्र डंगवाल का जो है शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ, तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती यानी कि शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की। एमए की पढ़ाई कहाँ से किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डिलीट की उपाधि पाई। इन्होंने हिंदी कविता लिखे जिसके कारण से इनको जो है डिलीट की उपाधि मिला। 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। 1971 ईस्वी से जो है बरेली कॉलेज में जो इन्होंने पढ़ाने का काम करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी की। इन्होंने पत्रकारिता का भी क्या काम की, जैसे अखबार में जो है इन्होंने काम किए हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन भी किया। यानी कि इन्होंने इलाहाबाद में जो एक अमृत प्रभात नाम के अखबार प्रकाशित होता था उसमें भी इन्होंने काम किए हैं। शीर्षक से स्तंभ लेखन का अर्थ हुआ, जैसे आप लोग अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा, यानी कि बड़े बड़े दीवारों पर, बड़े बड़े इमारतों पर जो है उस पर खुदाई होता था, यानी खुदाई होकर उस पर कुछ लिखा जाता था।
तो उसमें भी इन्होंने क्या किया है, काम किए हैं। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे। दैनिक अमर उजाला ये भी अखबार है, आप लोग नाम सुने होंगे, अमर उजाला। तो उनके जो है संपादकीय सलाहकार भी थे, उसमें भी काम किए हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र नगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। इन्होंने समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थिति जीवन के जो विलक्षण और बेघर दृश्य रचे हुए कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले, यानी कि जब से पूछ देगा वीरेंद्र नगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है, तो इसी दुनिया में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखने आप इसी दुनिया में जो है कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो 1991 ईस्वी में पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में। ठीक, उसके बाद इन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्राय ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्सम और तद्भव क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। वीरेंद्र नगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपसे पूछा वीरेंद्र नगवाल को जो है कौन सा कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठ पर। कौन सा कविता संग्रह है, दुष्चक्र में श्रेष्ठ। इन पर इनको काव्य साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय समिति पुरस्कार और इसी दुनिया में कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय समिति पुरस्कार इनको मिला। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए सोमेश्वर सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। किनको, वीरेंद्र नगवाल जी को। नगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए। इन्होंने बहुत सारे कविताओं का अनुवाद लिखे, जैसे अंग्रेजी में था तो उसको हिंदी में लिखना, हिंदी में था अंग्रेजी में लिख रहा है, इस प्रकार से। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं में अनुवाद उन्होंने पहला पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्द ब्रेख्त, वास्को पोप, मिरोस्लाव हेलुब, रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए हैं। नेक्स्ट द लास्ट पैराग्राफ कह रहा है कि समसामयिक कवि वीरेंद्र नगवाल की कविता के संकलन दुष्चक्र में श्रेष्ठ से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। आपसे पूछ देगा कि हमारी नींद किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठ से। यहीं पे है, दुष्चक्र में क्या है, श्रेष्ठ से। दुष्चक्र में श्रेष्ठ से यह कवि लिया गया है, यानी कि दुष्चक्र में श्रेष्ठ एक पुस्तक का नाम है और उसी पुस्तक से जो है हमारी नींद कविता को निकाल कर इसमें लिखा गया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारे बेप्रवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है कविता। यानी कि इस कविता में कवि वीरेंद्र नगवाल जी बताए हैं कि हमारे नींद के दौरान जो आराम भोगी, सुविधा भोगी, यानी कि जो आराम करना चाहते हैं, तो हम जब सोए रहते हैं तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जो है वृद्धि विकास करते रहती है। जैसे हम सोए रहते हैं तो बहुत सारे शिशु का जन्म होता है, बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे बढ़ते रहता है, इस प्रकार से। लेकिन हम अपना समय किसमें गंवा देते हैं, एक सोने में। चलिए विशेष रूप से कविता क्या कर रहा है, अब हम लोग कविता को समझेंगे। कविता है हमारी नींद। पाठ का नाम क्या है, हमारी नींद। चलिए अब हम लोग इसको समझेंगे।
कह रहा है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। यहाँ पर कोई बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं कि जब हम सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो उस नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पेड़ जो है हमेशा वृद्धि करते रहता है, विकास करते रहता है। तो जब हम अपना समय सोने में गंवाते हैं, तब तक पेड़ क्या करता है, वो अपना समय विकास की ओर, वृद्धि की ओर गंवाता है। कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से ढकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। कुछ सूत पौधे कहा जाता है, जो शिशु पौधे को कहा जाता है। जब हम बीज को खेत में बो देते हैं, छींट देते हैं, वो मिट्टी के अंदर चल जाता है, फिर भी वो अपना हमेशा लगातार नियंत्रण जो है, प्रयास से वृद्धि अपना करते रहता है। और वो अपने सींगों से, यानी कि जैसे हम लोग बीज को रोपते हैं तो एक पहले सींग टाइप से जमता है, और सींगों से इस पृथ्वी को धकेल करके जो क्या हुआ, यह ऊपर की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें वो जज्बा है, जुनून है कि हमको आगे की ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर बढ़ना है। जिसके अंदर, जिसके दिल में जो है, जिसके मन में अगर जज्बा हो, जुनून हो, तो वह ज़रूर ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं, फिर भी वो ज़मीन को फाड़ कर क्या करता है, ऊपर निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है, अगर हम मेहनत और जोश जुनून से, दिल में जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, कोई भी कामों को करेंगे तो सफलता जरूर पा जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है। कि न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो आदमी की जुनून में होती है। चलिए आगे फिर कह रहा है, तो वही कह रहा है कि एक कोमल पौधे क्या करता है, अपने कोमलों सिंघों से जो है पृथ्वी को धकेल करके ऊपर की ओर बढ़ जाता है। वो हमेशा विकास करते रहता है। बीज की फूली हुई छत भीतर से ऊपर कितना हो, हम अगर हमारे ऊपर मिट्टी रख दिया जाए तो हम लोग निकल पाएंगे नहीं। लेकिन एक छोटा सा बीज, एक कोमल सा बीज क्या करता है, पृथ्वी को, धरती को फाड़ करके ऊपर की ओर निकल जाता है। और हम लोग क्या करते रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। पूरा कवि मनुष्य पर व्यंग मारते हैं। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंग, आगजनी और बमबारी में। एक मक्खी, यहाँ पर मक्खी मनुष्य को कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मक्खी जो होता है ना, माछी जो होता है ना, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बच्चा पैदा करता है, और फिर वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य जो है अगर काम न करे, कर्म न करे, तो सेम मक्खी की तरह है, खाएगा पिएगा, एक दिन बच्चा पैदा करेगा और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उस मक्खी में जो आप में कथी का अंतर, कुछ कभी नहीं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का जब तन लिए हो तो ऐसा कर्म करो, कुछ ऐसा काम करो ताकि दुनिया तुम्हारा नाम ले। तो वहीं कह रहे हैं यहाँ पर मक्खी मनुष्य को कहा जा रहा है कि जिस पर मक्खी के जीवन क्रम पूरा हुआ, बहुत सारे शिशु पैदा हुए, बहुत मारे गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। दंगे जैसे हिंदू मुस्लिम में दंगा होता है, जाति को लेकर दंगा होता है, धर्म को लेकर दंगा होता है। आगजनी, आग लग जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। क्या करोगे, कुछ ना करोगे तो इसी प्रकार से मर जाओगे, बमबारी में, बम बारूद में। आगे फिर कह रहा है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। और यहाँ पर बहुत अच्छा ये पंक्ति है कि गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। देखना कि आजकल जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ ना है, फिर भी वह दिखने और दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कर्जे को काट करके क्या करता है, अपना जग जो है पूरा धूमधाम से करता है। जैसे बेटी का शादी करना है तो कर्जा काट करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना हो कर्जा काट करके क्या करता है, डीजे बनाता है, बहुत सारे चीज़ बनाता है, नाच बनवाता है, और जो है उस प्रकार से खूब धूमधाम से शादी करता है। उसके बाद फिर जो है अब पैसा चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए इधर उधर जहाँ तहाँ भटकते रहता था। इसलिए कहते हैं, अगर जीवन में जो है सोच लिया कि हाँ का हमारा जीवन में कहते पूरा खूब सुख है, तो यहाँ पर देखना है गरीब आदमी भी क्या करता है,
लाउड स्पीकर से ही देवी जागरण करता है, पूजा पाठ करता है। याने साधने तो सभी जुटा लिया है अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी इनका वजूद। देखिए यहाँ पर कहा जाता है याने साधने तो सभी जुटा लिया, कि हम लोग तो कथी कहते हैं, खाना पीना सुतने रहने होने का जो क्या करते हैं, अगर जुटा लिए तो उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि ये खाना तो जो है, अपना भोजन तो जो है, पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है, अपने भर लिया तो क्या हुआ, यानी खाना तो कुत्ता भी जुटा लेता है, अपने जुटा लिए तो क्या हुआ। यानी कि खाना केवल जुटा लेने से जो है कुछ नहीं होगा, जब तक हम एक अपने जीवन को न बदलें, अपने जीवन के एक अच्छे से अच्छे मार्ग पर न ले जाए, तब बहुत बढ़ता ही जाता आगे हमारे इनके जो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोए रहते हैं, सोए रहे या जगे रहे उससे कोई फ़र्क न पड़ता है। यह संसार, इस पृथ्वी, यह समय हमेशा क्या होता रहता है, बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। लेकिन यह बात नहीं है कि सभी लोग क्या करता है, आलसी है, सभी लोग आराम पसंद करता है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि हमें आराम नहीं करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सोए हुए नहीं रहना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। और ज़्यादा हम लोग जो है आराम जो है, सुविधा जो है भोगी नहीं बनना चाहिए, आराम पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आराम हराम है कहा जाता है। और अपने जब मनुष्य का जन्म लिया है, मनुष्य का तन लिया है, मनुष्य का जीवन लिया है, तो अपने जीवन में जो है मुकाम हासिल करो कि दुनिया तुम्हारी नाम ले। चलिए तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर का समाप्ति हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका कुछ आंसर डाल देंगे। तब तक के लिए माइंड पीस आप सभी का अपने अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि तभी वीडियो को डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद,